हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर आए हैं, ये हमारे क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है शतश भाग 2। इसका आखिरी अध्याय है हमारा 17वां, संस्कृति। बहुत कंफ्यूजन रहता है, लोग बोलते हैं कि संस्कृति सभ्यता, अपनी संस्कृति को बनाए रखो, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखो। और काफ़ी हद तक अगर पूछे भाई ये संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, तो पता है भाई दोनों एक ही चीज़ है। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसी पे ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया था भंदतादन कौशलायन ने। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पहले करा चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर एक बार देखिएगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम रिवाइज करते हैं तो पहले हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, तभी तो हम रिवीजन करेंगे, वरना तो रिवीजन तो हम फटफट करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, और जब हम क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन डिटेल देते हैं तो हर एक छोटी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जब भी आपकी कोई टेस्ट या एग्जाम हो तब फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए और अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन हम। तो क्या है, लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है परंतु समझ में कम आता है। मतलब हम यूज तो बहुत करते हैं लेकिन पर हमारी समझ में नहीं आता है। इसके साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और कठिन हो जाता है। मतलब ये एक संज्ञा शब्द है और इनके साथ अगर हम विशेषण शब्द यानी कि अच्छी संस्कृति, बुरी संस्कृति, बहुत बड़ी सभ्यता, तो ये जो जैसे विशेषण शब्द लगा दे तो शायद इनको समझना और मुश्किल हो जाए। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है तो कभी अलग। आखिर ये दोनों एक हैं या अलग? लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार का उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कारकर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है जिसके बल पर आविष्कार किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, आग का आविष्कार या सुई और धागे का आविष्कार। जब यह आविष्कार हुआ तो ठीक है, इसके आविष्कार की हमें जरूरत पड़ी होगी, तो इसका आविष्कार हुआ कैसे? तो उन्होंने ये बोला कि उनके आविष्कारकर्ता की बात कहकर, यानी कि जिसने इन चीजों का आविष्कार किया, किसका? आग और सुई धागे का, व्यक्ति विशेष की योग्यता, यानी कि उस व्यक्ति में जरूर कोई ना कोई योग्यता होगी। मतलब जैसे हम लोग हैं साधारण सोचते हैं, लेकिन जो इन्वेंटर्स होते हैं यानी जो नई नई चीजों की खोज करते हैं, तो वो हर एक चीज को उनको देखने का तरीका, नजरिया अलग होता है, उनकी योग्यता अलग होती है। हम जो चीज नॉर्मली नहीं देख सकते वो उसके परे देखने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रवृत्ति, प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज को देखने, परखने, उसके साथ बर्ताव करने, उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। ठीक है, जैसे आग है, आग को हम इस्तेमाल करते हैं, सुई धागा लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आगे, जिसके बल पर आविष्कार किया जाता है, यानी कि उनकी सोच, किनकी? आविष्कारकर्ता की सोच, इन्हीं पर तो आविष्कार हुआ। उन्होंने सोचा, मान लीजिए जैसे आग है, अब आग का आविष्कार कैसे हुआ होगा आप कभी सोच सकते हैं? या सुई धागे का आविष्कार कि क्या जरूरत पड़ी होगी कि हुआ होगा, यानी कि कहीं पे तो इंसान जाकर फंसा होगा। भाई पहले क्या हुआ करता था, जो मनुष्य थे वो कच्चा ही खाना खा लेते थे, उनको आग नहीं था तो वो पका नहीं सकते थे। आखिर उन्होंने कहीं पे तो वो आग देखी होगी, या कभी इत्तेफाकन दो पत्थर रगड़ गए होंगे, या कोई चीज़ में से चिंगारी निकली होगी, तो उन्हें समझ में आया होगा कि ये चिंगारी से क्या बनेगा? आग बनेगी, और आग पे अगर हम कोई चीज़ पकाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगी, या कुछ उसका जो कुछ भी फल निकलेगा। तो जो ये आग है ये उन्होंने सोचा होगा, वो उनकी सोच, उनकी प्रेरणा, यही सब चीज़ें क्या हो गई? आविष्कार करने के तरीके, यानी कि ये हमारी सोच जो हुई ये हुई संस्कृति। जो हम माइंड में सोच रहे हैं वो होती है संस्कृति। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। यानी कि जब वो आविष्कार हुआ तब, और बाद में उस आविष्कार के बाद जो उन्नति हुई वो,
इसका उदाहरण वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से। वे कहते हैं लोहे के टुकड़ों को घिसकर छेद बनाया और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। यानी कि जब हमने दो अलग चीजें कहने, यानी कि हमने एक लोहे का पतला सा टुकड़ा लिया, उसको घिस के उसमें छेद बनाया और फिर उसी की मदद से हमने दो अलग अलग चीजों को जोड़ने की कोशिश करी, तो वो क्या थी? संस्कृति। ये हमारी क्या थी? सोच थी। ये जहां पर हम थिंकिंग जिसको बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति होती है। फिर आगे बढ़ते, इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वो सभ्यता कहलाया। कहने का तात्पर्य क्या है? हमने दो टुकड़ों को तो जोड़ लिया उस समय जब स्टार्टिंग में सुई धागे का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब इसी का इस्तेमाल आगे बहुत तरीकों से हुआ। खाली कपड़ा जोड़ने तक ये चीज सीमित नहीं हुई, चमड़ा जोड़ा गया, लोहे को वेल्डिंग करने का, जब सुई धागा हो सकता है तो वेल्डिंग हो सकती है, इसके माध्यम से नए नए तरीके के कपड़े बनाए गए। भाई सुई धागे से हमने दो टुकड़े जोड़े तो फिर क्या हुआ? कपड़े बन गए। कपड़े में अलग अलग तरीके का फैशन आ गया, साड़ी बन गई, ब्लाउज बन गया, पैंट शर्ट हो गया, आपके गाउन्स बन गए, सलवार सूट हो गया, पजामा कुर्ता हो गया, टोपी हो गई, दस्ताने हो गए, जूते हो गए, ना जाने कितने सारे आविष्कार हो गए उसी में आगे प्रगति करते करते। तो ये क्या कहलाई? सभ्यता। सोच होती है संस्कृति और उसको अमल में लाकर जो प्रगति होती है वो कहलाती है सभ्यता। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि अपनी बुद्धि, जो हमारी जो बुद्धि है, हम सोच रहे हैं, ठीक है, हमारी बुद्धि पे हम जो चीज नई चीजों को खोजते हैं वो क्या कहलाती है? संस्कृति, यानी कि संस्कृति। तो अब उस पे और उसी को आधार बनाकर जब आगे प्रगति की जाती है तो वो क्या कहलाती है? सभ्यता। भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसीलिए वह संस्कृत कहलाया। तो यहां पर ये संस्कृत याद रखिएगा, जो संस्कृत शब्द बीच में आ रहा है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, वो नहीं है, यहाँ पे संस्कृति से तात्पर्य है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए वह संस्कृति कहलाया, यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे संस्कृत कहलाया, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया, ठीक है। उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी, बहुत ठीक है, तो वो उसकी सोच थी और वही संस्कृति बन गई, लेकिन वो उसके आगे, गुरुत्वाकर्षण के आगे की चीजों को नहीं जान पाया। आगे क्या हुआ? आज के विद्यार्थी उन बातों को जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। क्यों? अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी तो वो उसकी संस्कृति थी, यानी उसकी सोच थी। अब आज के विद्यार्थी उसके आगे, गुरुत्वाकर्षण के आगे के सारे सिद्धांतों को वो जानते हैं, लेकिन ये उनकी संस्कृति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी खोज नहीं करी, इसलिए उनकी संस्कृति नहीं है, लेकिन ये सभ्य जरूर है, अर्थात ये इनकी सभ्यता है। तो समझ में आ रहा है आपको चीजें? जहां पर हम खोज करते हैं, चीजों को करते हैं, अपनी बुद्धि से कोई चीज को अमल में लाते हैं, तो वो संस्कृति कहलाती है। और उसी संस्कृति को लेकर हम ही नहीं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी या और लोग जब उसको आगे लेकर बढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? सभ्यता। लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने के आधार पर नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो डेली रूटीन की जो आवश्यकताएं थी, उसी ने सुई धागे और आग की खोज करने की हमें प्रेरणा दी। हमारे अंदर वो सोच डेवलप करी, हमने आग की खोज भी करी, सुई धागे की भी खोज करी, और ये क्या हुआ? यही हमारी संस्कृति हो गई। हमने खोज कर ली। उस समय जब आदि मानवों ने इस चीज की खोज करी तो वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो अभी तक उस चीज के बारे में जानते नहीं थे, कच्चा खाना खा रहे थे, ऐसे वैसे कपड़े पहन रहे थे, कपड़े को जोड़ना नहीं जानते थे। लेकिन जब इन सारी चीजों की खोज हो गई तो जिसने खोज करी है उसकी संस्कृति थी, क्योंकि वो उसकी सोच थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पीढ़ी बढ़ी तो वो चीजें आगे और डेवलप होती गई, और हम देख रहे हैं आगे। लेकिन
जिसने सुई धागे की खोज की, मान लीजिए आज के फैशन डिजाइनर हैं, तो वो क्या है, वो सभ्यता में है, वो उनकी संस्कृति नहीं है। क्यों? क्योंकि सुई धागे की खोज उनकी नहीं थी। अब आते हैं, इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनीषियों से भी मिला है, यानी कि इस चीज को जानना हमने अपनी ऋषि मुनियों से भी सीखा है। मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित है। अब देखिए क्या है, आपने अपनी मम्मी, हम कहीं और दूर जाने की बात नहीं करते, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखिए, घर में अगर कोई चीज बाय चांस खत्म हो गई, मान लीजिए आइसक्रीम है और आज आपके यहाँ कई दिन से थी और आज सभी ने सोचा कि चलो आज फिर से आइसक्रीम खाई जाए। आपके घर में आप 4 लोग थे, आप, आपकी सिस्टर और मम्मी पापा खाने के लिए बैठे। अब देखा कि उसमें तो आइसक्रीम इतनी नहीं है कि हम 4 लोगों को हो पाए, तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि अच्छा रहने दो, हम लोग नहीं खाते हैं, तुम दोनों खा लो, यानी कि आप और आपकी बहन खा लो। तो ये क्या हुआ, उन्होंने अपने मुंह का कौर आपको दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये उनकी संस्कृति थी, सोच थी। नहीं तो वो बोलते कि ठीक है, ये जितना है इसी में 4 लोग बराबर बांटेंगे और हम खा लेंगे। उन्होंने अपने मुंह का कौर आपको दिया। उसी तरह कभी आपकी तबीयत खराब होती है या आपकी बहन की, आपके भाई की तबीयत खराब होती है, तो मम्मी पापा रात रात भर जागते हैं, आपकी सेवा करते हैं। अगर रात में कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, इवन हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जाते हैं। तो ये क्या है, अपने शरीर को कष्ट देकर, अपनी नींद को खराब करके वो आपके लिए जाग रहे हैं, वो उनकी सोच है। तो क्या है ये संस्कृति है, क्योंकि ये उन्होंने कहीं से और किसी ने उनसे करने के लिए नहीं बोला, ये उनके मन में आया कि आप हमारे प्रिय हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ हमने अपने मनीषियों यानी कि ऋषि मुनियों से भी सीखा है, अपने बड़ों से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में ग्रह त्याग कर कठोर तपस्या करना, काल मास्क का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने पूरे करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बिताना और मुश्किलों में मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना, इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, सारा आराम था, सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने जब दुख देखा तो अपने सारे सुख त्याग दिए और मनुष्य को इस पूरे जीवन चक्र यानी कि मृत्यु जीवन के चक्र से मुक्ति पाने यानी मोक्ष पाने के रास्ते पर वो अग्रसर हो गए। ठीक है, उसी तरह कार्ल मार्क्स ने अपना सुखद जीवन छोड़कर मजदूरों के लिए दुखद जीवन दिखाया। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये इन्होंने, इनकी संस्कृति है ये, यानी कि अर्थात ये चीज क्या उनको बता रही है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, ये उनकी सोच थी, इसीलिए ये क्या कहलाई, संस्कृति कहलाई। लेखक कहते हैं खाने पीने पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम, सभ्यता के उदाहरण हैं। तो उन्होंने क्या बताया, आगे हमारे जैसे आज हम पहनावा उढ़ावा हमारा हम पहनते हैं, हमारे खाने पीने के तौर तरीके, ये किसी की तो संस्कृति रही होगी और धीरे धीरे हमने इसको डेवलप किया तो ये क्या हो गई, सभ्यता में बदल गया। तो क्या थी, किसी की संस्कृति को हमने किस में बदल दिया, सभ्यता में बदल दिया। मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति ई का नाम असंस्कृति है। अब उन्होंने क्या बोला, अब संस्कृति आपको समझ में आ गई, सभ्यता आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब संस्कृति और संस्कृति यानी कि मानव हित में अगर हम काम ना करें, हम मानव हैं और अगर हम ही ने मानव हित के लिए काम नहीं किया तो ये संस्कृति क्या होगी, असंस्कृति होगी, मतलब ये अच्छी संस्कृति नहीं होगी। अब हम मनुष्य हैं, ठीक है, अब हम क्या करें, हम अगर कोई दूसरा मनुष्य अगर बीमार है, तकलीफ में है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, हम किसी जानवर की हेल्प नहीं कर सकते, किसी और की हेल्प नहीं कर सकते, तो ऐसी संस्कृति क्या है, बेकार की संस्कृति है। ये किसी तरीके हमने, अरे हमारी सोच नहीं, मतलब अच्छी सोच संस्कृति है, मगर बुरी सोच जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए, दूसरों का भला ना सोच सके, वो असंस्कृति कहलाती है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देगी, यानी कि बुरी सोच हमेशा बुरे कार्य को ही जन्म देती है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है, यानी कि मनुष्यों के अच्छाई के लिए किए गए लगातार प्रयास ही संस्कृति कहलाते हैं।
यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी ये दल बांध कर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी रहता है। अगर हम संस्कृति और असंस्कृति की तुलना करें तो हमेशा संस्कृति का पड़ला भारी ही रहता है, वो हमेशा श्रेष्ठ रहती है और असंस्कृति हमेशा डाउन रहती है। तो यहां पर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। इस पार्ट में हमें लेखक ने क्या समझाने की कोशिश करी है। अब इसी पार्ट पर आधारित प्रश्न है। क्या है प्रश्न? सिद्धार्थ ने मानव संस्कृति के लिए किस तरह योगदान दिया था? उन्होंने क्या किया था? अपना सारा ऐशो आराम, राजपाट, सुख संपदा सब कुछ त्याग कर वो कहाँ चले गए थे? मानव हित के लिए ज्ञान प्राप्त करने की राह पर चल दिए थे। तो कैसे लिखेंगे? सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे जिनके पास सुख सुविधाओं का विशाल भंडार था, पर सिद्धार्थ को मानवता का दुख दुखी कर रहा था। उन्होंने इस दुखी मानवता के दुख के निवारणार्थ अपने सुख को ठोकर मारकर ज्ञान की प्राप्ति हेतु निकल पड़े, जिसका लाभ उठाकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सके। यानी कि वो उस रास्ते को खोजने गए थे जिससे मनुष्यों के दुखों का नाश हो सके। तो यहां पर उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने अपने हित के लिए, अगर वो अपने हित के लिए सोचते तो अपनी सारी सुख संपदा त्यागते ही नहीं, वो अपने राजमहल में ही रहते। मगर उन्होंने क्या? अपने सारे सुखों को त्याग दिया और दुख के मार्ग को अपनाया, तकलीफों के मार्ग को अपनाया। सिर्फ किस लिए? ताकि और मनुष्यों के दुखों का निवारण हो सके। तो ये क्या था? महात्मा बुद्ध की संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति की असंस्कृति बनने का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस असंस्कृति का परिणाम क्या होगा। संस्कृति जो मनुष्य के हित में काम करे वो संस्कृति, और जो मनुष्य के हित में काम न करे वो क्या होती है? असंस्कृति होती है। तो संस्कृति मनुष्य का सदा कल्याण करती है। जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त हो जाती, कल्याण मतलब दूसरों का भला, तो वह असंस्कृति बन जाती है। संस्कृति मनुष्य को सभ्य बनाती है, परंतु इस असंस्कृति का परिणाम यह होगा कि सर्वत्र असभ्यता का बोलबाला होगा, जिससे मनुष्यता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो अब क्या होगा? जो अगर असंस्कृति का परिणाम क्या होता है? वो हमेशा दूसरों का नुकसान ही करती है। तो इससे क्या होगा? मानव सभ्यता पर खतरा पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का कूड़ा करकट किसे कहा गया है? किस चीज को संस्कृति का कूड़ा करकट कहा गया है? संस्कृति का कूड़ा करकट उन सड़ी गड़ी परंपराओं, कुरीतियों को कहा गया है जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध होने के साथ ही मानवता हेतु अकल्याणकारी सिद्ध होती हैं तथा कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करती हैं। हमारे समाज में बहुत रूढ़ियां, बहुत ऐसी कुरीतियां हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य की प्रगति में कार्यरत नहीं है। जैसे देख लीजिए, एक थी स्त्री शिक्षा को लेकर, बाल विवाह को लेकर, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं। आप अंधविश्वास ले लो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती हैं? ये मनुष्य की प्रगति में बाधक बनती हैं। इसीलिए ये सब क्या है? संस्कृति का कूड़ा करकट। क्योंकि ये जहां इकट्ठा रहेंगी, वहां कूड़ा भी जैसे घर में कहीं इकट्ठा होता है तो क्या होता है? इसमें बदबू आने लगती है। तो उसी तरीके से संस्कृति के आसपास अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो उनमें सड़ांध पैदा हो जाएगी और वो कभी भी मनुष्य की जो सभ्यता है वो प्रगति नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ का उद्देश्य या उसमें निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। अब लेखक ने ये पाठ हमारे सामने क्यों रखा है, क्या कहना चाहते हैं, इसका उद्देश्य और संदेश क्या है, ये दोनों ही हमें बताने हैं। संस्कृति पाठ से स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उनकी संस्कृति है, जिसमें मानवता का कल्याण होता है। इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता होता है। संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता ना बनने पाए। तो यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य हमारे सामने क्या रहा कि हमारे जो कार्य करने की सोच है, अच्छी सोच की बात कर रही हूं मैं, अगर जो कल्याणकारी सोच है वो हमारी क्या होती है? संस्कृति होती है। और यही संस्कृति आगे चलकर सभ्यता बनती है।
लेकिन अगर हमने इसको अपने कुविचारों से नहीं बचाया तो ये असंस्कृति बनने में देर नहीं लगाती, जो आगे चलकर मानव सभ्यता के लिए खतरे का कारण भी बन सकती है। तो यही उद्देश्य है इस पाठ का, और यही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा हमारी जो सोच होनी चाहिए वो मानव कल्याणार्थ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सारी चीजें बनी रहेंगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिए। बहुत ही एक जटिल टॉपिक था संस्कृति और सभ्यता, बहुत इजी तरीके से राइटर ने हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो जो भी टेस्ट एग्जाम हो तो बहुत अच्छे से करिएगा। तो ये जो वन शॉट रिवीजन है ना हमारे, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए वन शॉट रिवीजन आ रहे हैं। तो अब इन वन शॉट को हम देखेंगे कैसे। उसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही आएंगे मैग्नेट ब्रेन पे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर नीचे की साइड में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वन शॉट रिवीजन। आप इस वन शॉट रिवीजन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हो 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है। आपकी क्लास क्या है? 10th। यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है ना, बस आपको ये वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 10th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए सभी कुछ दिया है। तो आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं। मान लीजिए आप सपोज आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, बुक वाइज आपकी बुक्स है ना कई सारी, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने हैं, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। रिवीजन जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट या एग्जाम हो आप इसे फटाफट दे सकते हैं। हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसीलिए हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ जितना भी कंटेंट है ये टोटली अरेंज्ड है, यानी कि आप देखेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज टोटली अरेंज है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।